प्यारे बच्चों, आज हम उच्च माध्यमिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड ज्योग्राफी 2019 के पेपर का विश्लेषण करेंगे और बोर्ड छात्रों जो मेरिट स्टूडेंट होते हैं उन स्टूडेंट्स की कॉपी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से वो बच्चे अपनी कॉपी में लिखते हैं और किस प्रकार से वो राजस्थान टॉपर बनते हैं। तो टॉपर स्टूडेंट की कॉपी का विश्लेषण बहुत जल्दी हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोगों को इस वीडियो को अच्छा लगे, इस क्लास को अच्छा लगे। जीनियस ऑनलाइन क्लासेस आपके कोरोना वायरस की वजह से हम लोग यहाँ आयोजित कर रहे हैं और जब तक कोरोना वायरस रहेगा तब तक हम ये क्लासें जारी रखेंगे, अगर आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहा तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आपके जितने भी बच्चे साथी लोग हैं उनमें शेयर करें और अगला वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए आप चैनल RL जाट नाम से चैनल है हमारा, उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आइए चलते हैं ज्योग्राफी पेपर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2019। 3.25 घंटे का पेपर है और पूर्णांक जो है वो 56 नंबर का है। चूँकि पूर्णांक 56 नंबर का इसलिए है क्योंकि ये जो पेपर है ये 56 नंबर का होने का कारण है कि इसमें आपके प्रैक्टिकल होते हैं, तो बाकी के मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल से आपको मिलेंगे। आइए इसके इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। कॉपी पर नामांकन यानी रोल नंबर अनिवार्य लिखना है। उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना है और आगे हम बात करते हैं 1 से 13 प्रश्न 1 नंबर का है। 20 मार्क्स का प्रश्न आता है, 20 शब्दों में लिखना है। 14 से 21 तक 2 नंबर के प्रश्न है, 60 शब्दों में लिखने हैं। 25 से 27 तक 3 नंबर के प्रश्न है, 100 शब्दों में लिखने हैं। और 28 से 30 तक 4 नंबर के प्रश्न है, 250 शब्दों में आपको लिखना है। शब्दों का ध्यान रखना है, तुलनात्मक और बहुत ही अच्छा आपको प्रयास करना है। प्रश्न क्रमांक 22 से 24 जो है वो मानचित्र कार्य से संबंधित है, प्रत्येक 2 अंक का है। विश्व, भारत व राजस्थान के उपलब्ध कराए गए रेखा मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ आपको नत्थी करना है। प्रश्न क्रमांक 29 और 30 जो है वो आपके अथवा वाले हैं, 2 में से 1 प्रश्न आपको करना है। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। खंड एस सेक्शन ए। पहला प्रश्न, नवनियतिवाद रुको और जाओ विचारधारा किस भूगोलवेत्ता ने प्रतिपादित की? 1 नंबर का प्रश्न है। आइए बच्चे की कॉपी में हम देखते हैं कि बच्चे ने क्या लिखा। ये बच्चे की मेरिट स्टूडेंट की कॉपी है और मैं चाहूँगा कि इस कॉपी का अवलोकन आप अच्छे तरीके से करें ताकि आपको अगली प्लानिंग बनाने में सहायता मिले। सॉरी, देखिए थोड़ा गला खराब है मेरा, आज तबीयत भी सही नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला है। भूगोल विषय बुधवार 13 मार्च 2019 को ये पेपर हुआ है। इस पेपर के अंदर इसकी कॉपी आपको मिली होगी। बहुत जल्दी आपके पेपर राजस्थान गवर्नमेंट के निर्देशानुसार होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और कोरोना वायरस को बताएगी सावधानियों का पालन करते हुए पेपर देना है। लेकिन ये जो समय मिला इसको आप लोगों को इतना अच्छा सदुपयोग करना है कि आप लोग इस समय से लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न का उत्तर की। पहले प्रश्न का उत्तर है कि नवनियतिवाद रुको और जाओ विचारधारा जो है वो ग्रिफिथ टेलर ने प्रतिपादित की थी। कितना शानदार प्रश्न का आंसर लिखा है इस बच्चे ने, और वो भी बहुत कम शब्दों में, 20 शब्दों का हमें ऑर्डर है। एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली के कोई 2 उदाहरण लिखिए। यानी एस्किमो के जीवन यापन में जो सील मछली के 2 उपयोग लिखने हैं। आधे आधे नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप एक आंसर देंगे तो आधा नंबर मिलेगा और आप पूरा आंसर देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा।
दूसरे प्रश्न का आंसर देखो कितना शानदार तरीके से लिखा है बच्चे ने कि एस्मिको के जीवन यापन में सील मछली जो है, आपको दिख रहा है बराबर, एस्किमो के जीवन यापन में सील मछली के दो उपयोग। सील मछली की हड्डियां औजार बनाने में एवं आते धागे के रूप में उपयोग में ली जाती थी। सील मछली की देखो कितना मतलब ये काम की मछली है। और सील मछली की खाल से उष्णता प्रदान करने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं, यानी गर्मी प्रदान करने वाले वस्त्र बनाए जाते हैं इस मछली से। देखिए तीसरा प्रश्न आपके समक्ष आया है, थोड़ा स्पीड रखेंगे हम, आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आप बता देना, अगले वीडियो में स्पीड कम कर देंगे। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, तीसरा प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। नाम लिखना है, 1 नंबर का प्रश्न है। आप जानते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो जिसके यहाँ से कोरोना वायरस की उपज हुई वही देश हैं। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है, चीन है। ग्रामीण क्षेत्र में नदी तट पर प्रायः किस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप विकसित होते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में जो नदी तट के ऊपर अधिवास जो विकसित होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? देखिए, तो इस बच्चे का प्रश्न का आंसर देखिए आप, ग्रामीण क्षेत्र में नदी तट पर प्रायः रेखीय प्रकार के अधिवास विकसित होते हैं, लीनियर रेखीय प्रकार के। तो देखिए कितना अच्छा इसका आंसर है और बहुत तुला हुआ आंसर है, हमारी तरह फाकालोजी नहीं करते हैं ये लोग। और ये जो हर प्रश्न का आंसर जो देते हैं वो बहुत तुला हुआ आंसर देते हैं। महानगर और वृहत नगर में अंतर बताइए। तो महानगर और वृहत नगर में जो अंतर है वो आप देख सकते हैं। महानगर और वृहत नगर में अंतर अलग अलग बाइफरकेट करके बता रखा है। महानगर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है और वृहत नगर की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। उन्हें मेरुसिली कहा जाता है, इन्हें मेगापोलिस कहा जाता है। 12वीं क्लास का ज्योग्राफी का पेपर का विश्लेषण चल रहा है। आप लोगों के प्यार को देखते हुए मैंने पहले भी कक्षा 10 के लिए 2 पेपर का विश्लेषण डाला था और बहुत ही अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। इसी प्रकार आप पढ़ाई करते रहें और आकाश की बुलंदियों पर अपना नाम रोशन करें। अगला प्रश्न छठा, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग के बारे में आप इसका आंसर देखेंगे, आपको आता है तो आप बता सकते हैं, आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर है, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागरीय मार्ग है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार के अंतर बताइए। तो दोनों व्यापारों में क्या अंतर है वो बताना है। तो द्विपार्श्विक व्यापार जो है वो किन्हीं दो के मध्य आयात निर्यात के फलस्वरूप होने वाला व्यापार द्विपार्श्विक व्यापार कहलाता है। और द्विपार्श्विक व्यापार दो तरफा होता है। द्विपार्श्विक द्वि नाम से स्पष्ट है तो दो तरफा होगा। बहुपार्श्विक जो होता है वो अधिक देशों दो से अधिक के मध्य संपन्न होने वाला व्यापार बहुपार्श्विक व्यापार कहलाता है। बहुपार्श्विक व्यापार में अनेक पक्ष होते हैं। कितना शानदार आंसर दिया बच्चे ने। मेरिट स्टूडेंट की कॉपी है ये, टॉपर स्टूडेंट की। आप इससे कुछ सीखें और आप भी टॉपर बनने का प्रयास करें। मानव विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 8वां प्रश्न है। तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो स्थान है विश्व में वो कौन सा है वो आपको बताना है। ये पहले वाले प्रश्न के और भी आंसर लिख रखे हैं बच्चे ने, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में लिख दिए। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 2013 में विश्व में भारत 138वां स्थान रखता है। अगला प्रश्न है, नवव्यकरणीय एवं अनव्यकरणीय संसाधनों में अंतर बताइए। तो इसका आंसर जो है वो आपको याद है तो आप लिख सकते हैं। 2018 के अनुसार जो पहले वाले आंसर का जो वो 130वां स्थान था। नवव्यकरणीय और अनव्यकरणीय साधनों में अंतर। नवव्यकरणीय ऐसे साधन जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के पश्चात हम पुनः भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। और अनव्यकरणीय जिन्हें एक बार उपयोग में लेने के बाद यांत्रिक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं से पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता है। ये असमाप्य होते हैं और ये समाप्य होते हैं। उदाहरण जलवायु आदि ये नवीकरणीय है, जबकि उदाहरण पेट्रोलियम, कोयला और लकड़ी जो है वो अनवीकरणीय है, एक बार खत्म होने के बाद वापस आपको नहीं मिलेंगी। 10वें प्रश्न का आंसर आप देखेंगे,
10वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति का एक गरीब व्यक्ति भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है? ये करंट का प्रश्न है। अनुसूचित जाति का एक गरीब व्यक्ति भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजातियों की आर्थिक दशा में सुधार हेतु कोई 2 उपाय बताइए। तो देखिए बच्चों, आर्थिक सुधार हेतु आप क्या उपाय बता सकते हैं? सबसे पहला है, राजस्थान में जनजातियों की आर्थिक दशा सुधार हेतु 2 उपाय। विकास कार्यक्रम संचालन, सरकार द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम, जनजातीय युवा रोजगार योजना आदि कार्यक्रमों का संचालन वृहद स्तर पर किया जाना है चाहिए, और जिससे जनजाति के लोगों का आर्थिक स्तर सुदृढ़ हो सके। शिक्षा प्रसारित करना, यानी निजी एवं सरकारी संस्थाओं द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार एवं जागरूकता प्रसारित करनी चाहिए, जिससे जनजातीय लोग आधिकारिक रोजगार प्राप्त कर सके और सरकारी नीतियों में प्रति सचेत होकर अपना आर्थिक विकास सुनिश्चित कर सके। तो शिक्षा महत्वपूर्ण साधन है बेरोजगारी दूर करने का। तो आप शिक्षा लें, लेकिन नॉलेजेबल शिक्षा लें, केवल आप मार्कशीट लेने के लिए नहीं रहें। आप ये सोचें कि मुझे नॉलेज लेना है, मार्कशीट अपने आप बनेगी। और अगर आप केवल मार्कशीट के लिए पढ़ रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न, जोधपुर के एक हस्तशिल्प व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात हेतु कौन सा बंदरगाह सर्वाधिक लाभकारी रहेगा? तो जोधपुर के लिए कौन सा बंदरगाह लाभकारी रहेगा वो बताना है। जोधपुर के हस्तकला व्यापारी के लिए अपना माल निर्यात करने हेतु कांडला बंदरगाह सर्वाधिक लाभकारी रहता है, क्योंकि कांडला बंदरगाह गुजरात सर्वाधिक निकट है। कांडला बंदरगाह तक परिवहन सरलता से उपलब्ध है और कांडला बंदरगाह समय की दृष्टि से भी लाभदायक है, और कांडला बंदरगाह अन्य भारतीय बंदरगाहों की दृष्टि से कम दूरी पर हैं जोधपुर के। तो जोधपुर से जो भी माल जाता है वो कांडला बंदरगाह से ही ठीक रहेगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, 13वें प्रश्न का आंसर कितना सीमित मात्रा में बच्चे ने लिखा है। 13वां प्रश्न आपके समक्ष है, 1 नंबर का है, भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु कौन सी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध है? सोलर एनर्जी के ऊपर बहुत काम चल रहा है। मोदी जी और सभी सरकारें सोलर ऊर्जा के ऊपर जागरूक हो चुकी हैं और आने वाली समय में सोलर ऊर्जा बहुत ही काम आएगी। भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु उपलब्ध अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां, भारत में वर्ष के अधिकांश दिन सूर्य के प्रकाश लाभान्वित रहना चाहिए, यानी सूर्य का प्रकाश अधिकांशतः उस जमीन पर पड़ना चाहिए। भारत में औसत वर्षा का कम होना और सौर ऊर्जा के विकास हेतु लाभदायक है, यानी औसत वर्षा कम होना इसके लिए लाभदायक है। और उष्णकटिबंधीय भाग में अवस्थित भारत के कारण सूर्य की सीधी किरणें अत्यधिक ऊष्मा प्रदान करती है उष्णकटिबंधीय भाग में। तो सौर ऊर्जा के ऊपर बच्चे ने आंसर लिखा। खंड ब स्टार्ट हो चुका है। पहला प्रश्न, एस्किमो और भील जनजाति की तुलना निम्नलिखित मदों के अंतर्गत करनी है। निवास गृह और वस्त्र के आधार पर आपको इन दोनों जनजातियों की तुलना करनी है। तो देखिए 14वें प्रश्न के अंदर जो उत्तर है, एस्किमो जनजाति निवास गृह। एस्किमो जनजाति के घर बर्फ में बने होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है, और घरों के भीतरी तरफ में सील मछली की खाल लगी होती है जो ठंड से उनका बचाव करती है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है। और इनके घर 2-3 फीट ऊंचे एवं छोटे प्रवेश द्वार वाले होते हैं। एस्किमो साइबेरिया, उत्तरी कनाडा और टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। वस्त्र के बारे में हम बात करें तो एस्किमो लोग सर्दी में बचाव है तो एक जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र पहनते हैं जिसे तिमियाक कहते हैं। कितना शानदार इसका आंसर है बच्चे का। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र अनोहक कहलाता है। अब भील जनजाति के बारे में इसने बताया है कि भीलों के घर कू या टापरा कहलाते हैं। इनके गाँवों को पाल कहते हैं और ये मुख्यतः राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र में पाए जाते हैं। वस्त्र की बात करें तो भील महिलाएं घाघरा, चोली, ओढ़नी आदि पहनती है, जबकि पुरुष धोती साफा पहनते हैं। बाहरी समाज में संपर्क के कारण इनके वस्त्रों पर आधुनिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। 15वें प्रश्न का आंसर आपके समक्ष है। 15वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का प्रश्न है, एक जिले की जनसंख्या 10 लाख और क्षेत्रफल 5000 वर्ग किमी है, उस जिले के जनसंख्या घनत्व की गणना कीजिए। यानी जनसंख्या घनत्व की गणना करनी तो आप कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला है 10 लाख जनसंख्या और 5000 वर्ग किलोमीटर वाले जिले की जनसंख्या घनत्व डेंसिटी निकालनी है। तो जनसंख्या पॉपुलेशन अपॉन एरिया क्षेत्रफल, तो 10 लाख बटा 5000 का भाग दे दीजिए और 0 से 0 काट लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो जनघनत्व आ जाएगा। यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के ऊपर 200 व्यक्ति रहते हैं।
की जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला है। 16वां प्रश्न है कि मुंबई की धारावी कच्ची बस्ती स्लम के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य की किन्हीं 4 विशेषताओं को वर्णित कीजिए। तो मुंबई की धारावाही कच्ची बस्ती स्लम को आपको करना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंबई की धारावाही धारावी बस्ती के सामाजिक आर्थिक और परिदृश्य की विशेषताएं। धारावी बस्ती में सड़कें अत्यंत सक्रिय एवं परिवहन व्यवस्था के विपरीत हैं। धारावी बस्ती में एक परिवार के कई लोग एक छोटे कमरे में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। धारावी बस्ती मुख्यतः शहर से दूर गंदी जगहों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित है। धारावी बस्ती के लोग स्थानीय स्तर पर सिलाई, जूते निर्माण, कलाकृति निर्माण और चित्रकारी आदि आर्थिक क्रियाएं करते हैं। 17वां प्रश्न आपके समक्ष है। 17वां प्रश्न देखिए, दुग्ध कृषि एवं ट्रक फार्मिंग में अंतर आपको बताना है। तो देखिए, दुग्ध कृषि और ट्रक फार्मिंग में अंतर। दुग्ध कृषि जो है वो दुग्ध कृषि दूध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध कृषि का उत्पादक स्थल डेयरी होता है। दुग्ध कृषि में नगरों की उत्पादन स्थल से दूरी का प्रभाव नगण्य होता है और दूध की गुणवत्ता में सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं। ट्रक के बारे में हम देखें तो ट्रक फार्मिंग फसल उत्पादन से संबंधित है और ट्रक फार्मिंग में ट्रकों परिवहन साधन से ही उत्पादन जाता है और ट्रक फार्मिंग में नगरों की उत्पादन स्थल से दूरी प्रभाव पड़ता है। ट्रक फार्मिंग में ट्रकों के माध्यम से नगरों तक सब्जियां, फल आदि पहुंचाए जाते हैं और गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के ऊपर आधारित है और आप बचपन से अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों को रोकने हेतु किन्हीं 4 उपाय को आपको बताना है। तो अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव को रोकने हेतु उपाय: संबंधित उत्तरदायी कारकों पर रोक। अम्लीय वर्षा कारक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, अमोनिया आदि प्रयोग करने पर रोक लगानी चाहिए और रासायनिक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करें। कृषि के लिए प्रयोग होने वाले रासायनिक कीटनाशक जिनमें अम्लीय वर्षा तत्व विद्यमान होते हैं का कम से कम प्रयोग करें। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभावों से संबंध में जागरूकता विस्तारित कर अम्लीय वर्षा के मानव जीवन एवं प्राकृतिक क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के विषय में जागरूकता लाकर अम्लीय वर्षा को कम करने में सहयोग प्रदान करना चाहिए। वृक्षारोपण, अधिकाधिक वृक्षारोपण से भी आप वातावरण शुद्ध करके अम्लीय वर्षा का प्रभाव कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, जिसका आंसर बच्चे ने दिया है। हम देखते हैं क्या प्रश्न क्या है। भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कोई 4 कारगर उपाय बताने हैं। तो देखिए, भारत में नगरीकरण हेतु 4 उपाय बताए बच्चे ने। नगरीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक केंद्र स्थापना की जानी चाहिए जिससे उच्च शिक्षा के शहरों को और प्रवास न हो। ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नीतियाँ सदृढ़ तरीके से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए जिससे वहाँ का सामाजिक सांस्कृतिक विकास संभव हो सके और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रोजगार उपलब्ध हो सके। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, यातायात के अन्य साधनों में महंगा होते हुए भी वायु यातायात अपरिहार्य है, क्यों? कोई 4 कारण आपको बताने हैं। तो यातायात के अन्य साधनों में महंगा होते हुए भी वायु यातायात अपरिहार्य क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं में राहत। वायु यातायात एकमात्र ऐसा साधन है जो प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्य अतिशीघ्र पहुंचाता है। तीव्र पहुंच, वायु परिवहन कम समय में अधिक दूरी तय करने के कारण तीव्र पहुंच वाला साधन है। भार वहन क्षमता की अधिकता, अन्य यातायात के साधन की अपेक्षा वायु यातायात अधिक भार वहन परिवहन साधन है। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, वायु यातायात अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को भी संभव बनाता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न का आंसर देखिए। 21वां प्रश्न है आपका, निरपेक्ष गरीब और सापेक्ष गरीब में अंतर लिखना है। तो निरपेक्ष गरीब और सापेक्ष गरीब, जब व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाए तो वह निरपेक्ष गरीब होता है और सापेक्ष गरीब में व्यक्ति आधार पर आय की असमानता पाई जाती है। निरपेक्ष गरीब का आधार जीवन निर्वहन होता है, सापेक्ष गरीब का आधार आर्थिक स्तर होता है। निरपेक्ष गरीब
आधारभूत और सापेक्ष करीब आर्थिक विकास पर देखता है। देखिए सप्लीमेंट्री ली बच्चे ने, मेरिट स्टूडेंट की ये खासियत है, सप्लीमेंट्री नहीं है वैसे ये ज्योग्राफी में जो नक्शा आया था वो है। प्रश्न नंबर इसका है अपना 22। आइए 22वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न, दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्न बंदरगाहों को अंकित करना है। पनामा, सैन फ्रांसिस्को, केपटाउन और मुंबई। तो ये आपको विश्व स्तर के नक्शे का ज्ञान होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को देखो बच्चे ने कहाँ बता रखा है, पनामा, केपटाउन और मुंबई, चारों प्रदेश इसने बता रखे हैं। इसको पूरे में से पूरे नंबर मिले होंगे। आशा करते हैं आप भी इसी प्रकार से अपनी कॉपी को लिखने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है, गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का, जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसके 3 कारण आपको बताने हैं। तो देखिए बच्चों ने क्या कारण बताए हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। 23वां प्रश्न भी था, 23वां प्रश्न हमने नहीं देखा, पहले 23वां देख लेते हैं, ऊपर निकल गया वो। 24वां प्रश्न भी ग्राफ का ही था। 3 प्रश्न ग्राफ के आते हैं, 2-2 नंबर के। 23वां प्रश्न, दिए गए भारत के नक्शे के अंदर आपको बताना है मथुरा, बरौनी, हल्दिया और चेन्नई जो शोध साधन है वो कहाँ है। तो देखिए भारत के नक्शे के अंदर बच्चे ने बता रखा है मथुरा कहाँ है, बरौनी कहाँ है, हल्दिया और चेन्नई। तो भारत के नक्शे का भी आपको ज्ञान होना चाहिए पूरा, और बार बार उस नक्शे को बैठ करके आप बने। राजस्थान के मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग, भिलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली और श्रीगंगानगर बताने हैं आपको। तो देखिए बच्चों अगला ग्राफ आपके समक्ष है। श्रीगंगानगर ऊपर ही ऊपर है, और श्रीगंगानगर के बाद भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के पास में ही है, पाली और बांसवाड़ा सारे नक्शे में एकदम एग्जैक्ट बता रखे हैं बच्चे ने। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है 25वां प्रश्न, गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के 3 कारण लिखने थे। तो देखिए 3 कारण आपके समक्ष हैं। मृत्यु दर में गिरावट पहला कारण है। गत शताब्दी में चिकित्सा सुविधा बढ़ने के कारण मृत्यु दर जो है वो कम हो गई है, इस वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और बढ़ता नागरीकरण, रोजगार, शिक्षा और अन्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के कारण हुए प्रवास में नगरीय नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है, जिससे जनसंख्या वृद्धि हुई है। और शिक्षा का निम्न स्तर, तात्कालिक समय में शिक्षा के न्यूनतम स्तर एवं जनसंख्या वृद्धि में दुष्परिणामों की जानकारी की अनुपस्थिति भी जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। 26वां प्रश्न हम देखेंगे, भारत में निवास करने वाले 6 प्रजातियां समूहों के नाम लिखने हैं। तो पहला है निग्रिटो, ये कहाँ पाई जाती है आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इनकी आंखें भूरी, होठ चपटे होते हैं। मंगोलियाई, आंखें बादामी और पीलापन होता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरीय, चौड़े सिर वाली प्रजाति। और नॉर्डिक, ये प्रजातियां होती है। 27वें प्रश्न का आंसर, मत्स्य उद्योग हेतु नवीन प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं। देखिए तो 27वां प्रश्न आप देख सकते हैं, मत्स्य उद्योग प्रोत्साहन हेतु भारत में क्या नवीन प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये नवीन प्रयास, भारत सरकार द्वारा मत्स्य बंदरगाहों का विकास हो रहा है, मत्स्य उद्योग हेतु उनके योगदान करवाया जा रहा है, मत्स्य पालन में अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाई जा रही है, और अनुकूल भौगोलिक स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण रहित गृह स्थापित प्रतिशीतलन भंडार और प्रजनन क्षमता और शंख प्राप्ति, मोती निर्माण आदि आवश्यकता व्यय किया जा रहा है। आगे देखेंगे हम 28वां प्रश्न, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक के 2 उदाहरण भी देने। तो देखिए मानव व्यवसाय, प्राथमिक व्यवसाय, प्राकृतिक, द्वितीय व्यवसाय, विनिर्माण, तृतीय व्यवसाय, सेवा, चतुर्थ व्यवसाय, अनुसंधान और पंचम व्यवसाय, आंकड़ों की व्याख्या। इन 5 व्यवसाय को आपको विस्तार में समझाना है, आप समझदार हैं। जैविक खेती किन विशेषताओं के कारण गांव के किसानों को अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे। भारत में चीनी उद्योग की समस्याओं को निराकरण हेतु ठोस सुझाव आपको देने हैं चीनी उद्योग के लिए, यानी शक्कर का उद्योग। अगला प्रश्न है,
29वां प्रश्न जैविक वाला किया है इस बच्चे ने, क्योंकि जैविक हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुका है। पेस्टिसाइड्स के कारण आज काफ़ी बीमारियां हो रही है, तो हम लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जैविक कृषि की ओर अग्रसर होना पड़ेगा और सभी को जैविक कृषि ही करनी चाहिए। हम अपने गांव में किसानों को इसे अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे। प्राकृतिक तत्वों के आधार पर वर्मी कंपोस्ट, नीम केक लंबे समय तक गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, इससे ज़मीन की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है। मनुष्य व प्रकृति का अनुकूल प्रभाव है। खेतों में निर्माण, जैविक कृषि में खाद का निर्माण खेतों में ही किया जाएगा। इससे हमारे लिए शुद्ध रूप में लाभदायक होगा फसलें। उत्पादन वृद्धि में सहायक और पानी का कम उपयोग, जैविक कृषि में पानी का कम उपयोग किया जाता है। मशीनों का न्यूनतम प्रयोग इसमें किया जाएगा। मानव स्वास्थ्य का विकास, ये टॉपिक लिखे हुए हैं और उसके अंदर आपको जो भी आपको लिखना है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अंतिम प्रश्न है 30वां प्रश्न, वो भी अथवा में है। राजस्थान में शहरी जनजाति के निम्नलिखित शीर्षकों का वर्णन करना है। निवास क्षेत्र, आवास गृह, सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधि। और चंबल घाटी परियोजना, दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। इस बच्चे ने जो प्रश्न किया है वो चंबल घाटी परियोजना वाला किया है। चंबल घाटी परियोजना के बारे में आप सभी जानते हैं। गांधी सागर बांध है इसके ऊपर, जवाहर सागर बांध है, कोटा बैराज बांध है, राणा प्रताप सागर, इसके क्या लाभ हैं। और इस प्रकार से इस बच्चे ने चंबल नदी का पूरा डायग्राम भी बना के बताया है। और अंतिम में समाप्त लिखना नहीं भूलें। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार ये जो बोर्ड बच्चे की कॉपी जो है, मेरिट स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट की कॉपियाँ हैं और मैंने ये प्रयास छोटा सा किया है। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करें, हर बच्चे तक पहुंचाएं, एक मिशन निर्धारित कर लें और इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ओके।